नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सुरक्षित भोजन और स्वास्थ्य। जी हाँ, आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। विश्व स्वास्थ्य संगठनों ने इसकी शुरुआत की थी। सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के प्रति जागरूक करने के लिए ये दिन मनाया जाता है और इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे एडिटर इन चीफ रमेश शर्मा जी हमारे साथ हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राम खिलावन जी जुड़ेंगे, खिलावन चंद्राकर जी जुड़ेंगे, माफ कीजिएगा। तो अब आपको बता दें कि सुरक्षित भोजन और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिन मनाया जाता है, खाद्य सुरक्षा दिवस। दूषित खाना खाने से होने वाली बीमारियों के प्रति ये हमें सचेत करता है, जागरूक करता है और हर वर्ष एक थीम इसके लिए तय की जाती है। 2021 की थीम है कि स्वस्थ कल के लिए आज का सुरक्षित भोजन। यदि हम आज अच्छा भोजन करते हैं तो कल हमारा सुरक्षित रहेगा, यही आज इस साल की थीम है। दूषित खाद्य या बैक्टीरिया युक्त खाने से हर साल 10 में से 1 व्यक्ति बीमार होता है और दूषित पेयजल और दूषित भोजन की वजह से पूरी दुनिया में साल भर में करीब 30 लाख लोगों की जान जाती है। ये बड़ा आंकड़ा है और जिस तरह से दूषित भोजन की वजह से हर 10 में से 1 व्यक्ति यदि बीमार होता है तो आप अंदाज लगा सकते हैं पूरी विश्व में कितनी बड़ी आबादी हर साल दूषित भोजन की वजह से बीमार पड़ती है। और आइए इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे एडिटर इन चीफ रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश जी, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। ये दूषित भोजन जो है उसकी प्रति लोगों को जागरूक करने, और दूषित भोजन तो नहीं कहेंगे, खासतौर से ऐसा भोजन जो हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है, खासतौर से जो पैकेज्ड फूड आते हैं और फास्ट फूड का चलन जो हमारे देश में बढ़ता चला जा रहा है, पाश्चात्य संस्कृति के साथ साथ खाने पीने की आदतें भी जो हमारी बदलती जा रही हैं, उसकी वजह से बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमें कब घेर लेती हैं हमें पता ही नहीं चलता और खासतौर से कैंसर जैसी बीमारी भी इसका एक कारण बन रही है। क्या कहेंगे कि निश्चित रूप से हमारा स्वास्थ्य हमारे भोजन पर बहुत निर्भर करता है। जो आज कोई नए शब्द आ रहे हैं, एंटीबॉडी आ रहा है, जी शब्द जो आ रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से एंटीबॉडी जो हमारे शरीर के भीतर होती है या इम्यूनिटी जो क्षमता होती है, इन दोनों का संबंध हमारे भोजन से होता है। तो अगर हम कुछ दूषित भोजन कर रहे हैं या मान लीजिए कुछ ऐसा भोजन कर रहे हैं जो हमको नहीं करना चाहिए, ये दोनों चीज हमारे शरीर पर असर करती है। भोजन की शुद्धता, खासतौर से जिस तरीके से दुनिया में चला के फलों को पकाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल होने लगा, इंजेक्शनों का इस्तेमाल होने लगे, इन सब से रोकने के लिए या मसालों की ज़्यादा फसल लेने के लिए या औषधीय पौधों की ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए जिस प्रकार के केमिकलों का इस्तेमाल होना शुरू हुआ, या मान लीजिए गेहूं और चने में भी जिस प्रकार केमिकल करके और उत्पादन बढ़ाने की बात आई, उससे कहीं ना कहीं ये हमारे स्वास्थ्य पर फर्क पड़ता था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जब इन सब चीज़ों पर विचार किया तब उन्होंने कहा कि भोजन शुद्ध होना चाहिए। ये शुद्ध भोजन हमको 3 प्रकार से शुद्ध लेना चाहिए। सबसे पहले तो जो कृषि का उत्पादन है वहाँ से शुद्ध हो, फिर दूसरा उसका हम जो ले रहे हैं वो शुद्ध लें, फिर उसका प्रोसेसिंग भी, उसका जो प्रोसेसिंग है भोजन बनाने की वो भी शुद्ध होना चाहिए। कि मान लीजिए जैसे फास्ट फूड है, फास्ट फूड क्योंकि कई दिनों तक रहता है तो वो कहने के लिए शुद्ध हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे शरीर को कई प्रकार के दूरगामी नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको जो त्रिस्तरीय उन्होंने जो इसका अभियान चलाया कि उत्पादन शुद्ध हो, इसका विक्रय प्रोसेस वो शुद्ध हो, तो फिर शुद्ध तरीके से हम उसको ग्रहण करें, तभी हमारा स्वास्थ्य रह पाएगा। ये इस आज के दिवस का मूल उद्देश्य यही है। एक बात और देखने में आती है रमेश सर की कई बार जो है विज्ञापनों के जरिए जिस तरह से बाजारवाद हावी होता जा रहा है हमारे देश में, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव बहुत ज़्यादा लोगों पर पड़ गया है और बच्चे जैसे जैसे आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत दिशा की ओर आगे जा रहे हैं, तो साथ साथ बहुत सारा एक नया कल्चर भी वो जो है उनमें समाता जा रहा है। उस वजह से भी खाने पीने की जो आदतें हैं बहुत बदली हैं, खासतौर से युवाओं की और बच्चों की। उस स्वाद में तो वो खाना बहुत अच्छा होता है लेकिन सेहत के लिए उतना जो है बेहतर नहीं होता। लेकिन चलन है पैकेज्ड फूड का, जो चलन है, लोग विज्ञापन में देखते हैं, घर बैठे खाना मंगा लेते हैं और क्या वो खा रहे हैं उनकी सेहत के लिए क्या वो ठीक है नहीं है, इसका कोई पैमाना भी नहीं है और कुछ उनको क्या कहना चाहिए कि
इस तरह उस पर कोई रोक भी नहीं है। यही वजह है कि इस तरह के खान पीन की जो प्रवृत्ति है बच्चों में और युवाओं में बहुत बढ़ती जा रही है। वो भी एक कारण जो है कहीं ना कहीं उनकी सेहत पे जो है उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। क्या कहेंगे? ये बिल्कुल आपने ये ठीक कहा। कहीं ना कहीं एक हमारी नज़र से जो हम आकर्षित होते हैं जी, दूसरे हम स्वाद से आकर्षित होते हैं जी, कई बार जो हमको देखने में अच्छा लग रहा है जी, या जो हमारी जीभ पसंद कर रही है जी, वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। जी, तो ये जो प्रचार तंत्र है जी, वो योजना पूर्वक ऐसा करता है जी, कि वो आपकी नज़र को भाए जी, और नज़र को भाने के बाद वो आपकी जुबान को भाए, वो आपकी सेहत पर कितना असर डाल रही है। ये कहीं ना कहीं आज जो आपने बहुत अच्छा शब्द बाजारवाद का दिया है, इस बाजारवाद का जिसमें ये केक भी हो सकते हैं, जिसमें ये फास्ट फूड हो सकते हैं और कई तरह की जो चीज़ें हैं जिसमें कई प्रकार की जो आजकल विशेष चटनियाँ कई प्रकार की आ गई, मसाले कई प्रकार के आ गए, ये जो चीज़ें होती हैं ये आपकी नज़र को लुभाती हैं, आपकी जुबान को में रस पैदा करती हैं, लेकिन आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ लोगों को आज का दिन सार्थक तभी होगा जी, जब प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शरीर की क्या रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं है कि बाय द वे आपको अगर कैल्शियम ज़्यादा चाहिए तो ऐसा नहीं है कि मुझे भी ज़्यादा ही कैल्शियम चाहिए। आपको अगर प्रोटीन ज़्यादा चाहिए तो ये जरूरी नहीं है कि मुझे भी प्रोटीन ज़्यादा चाहिए। इन सब चीज़ों पर प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर का आकलन करना चाहिए, अपने परिवार का आकलन करना चाहिए। क्या चीज़ है जो उसके परिवार के हित में है, क्या चीज़ है जो उसके शरीर के हित में है, और उन्हीं चीज़ों को शुद्धता के साथ में। ऐसा ना हो कि जैसे आजकल काली मिर्ची का अगर आ गए तो काली मिर्ची में आप कल्पना कर सकते हैं लोगों ने पपीते के बीज उसमें मिला दिए। बिल्कुल। तो ये जो सब चीज़ों को हमको बहुत जागरूक भी होना पड़ेगा, और हमारी ज़रूरत और जागरूकता इन दोनों के तालमेल के साथ हम अपनी भोजन सामग्री को इकट्ठा करें। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। और वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी भी हमारे साथ जुड़ गए। खिलावन जी, बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से हर साल जो है ये दिन मनाया जाता है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हम मनाते हैं। एक दिन खाद्य सुरक्षा दिवस मनाकर लोगों को जागरूक करके तो काफ़ी बात बनती नहीं है। बात तभी बनेगी जब लोग अपने खान पान की आदतों में जो बदलाव करें और जो सही भोजन है वो ग्रहण करें, दूषित भोजन ग्रहण ना करें। और ख़ास तौर से कई चीज़ें ऐसी हैं जो खान पान से जो नुकसान शरीर को हो रहे हैं, बाजारवाद, बढ़ते बाजारवाद के चलते जो चीज़ें नई नई हम लोगों को सामने पेश आती हैं, जिनकी पैकिंग बहुत अच्छी होती है और जिन्हें बड़े लुभावने ढंग से परोसा भी जाता है, इस तरह का भोजन जो है कई बार देखने में आता है कि वो शरीर के लिए नुकसानदेह होता है और इसके आने वाले समय में जो खासतौर से युवा पीढ़ी के जो सेहत पे बहुत इसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता। तो क्या कहेंगे आपकी, एक दिन ये खाद्य सुरक्षा दिवस मनाना ही काफ़ी है या मुसलसल चलने वाली ये ऐसी प्रक्रिया होना चाहिए कि लोगों को, जिस तरह से हम नशा मुक्त भारत बनाने की बात करते हैं, तो नशे की चीज़ों से दूर रहने की बात करते हैं, तो आज अब ऐसा पैकेज्ड फूड और ये तमाम तरह के जंक फूड वगैरह ऐसे आ गए हैं कि अब इनसे भी दूर रहने की बात की तो जाती है, लेकिन हमें ज़रूरत है कि लोगों को इस दिशा में जागरूक किया जाए और ये संदेश बच्चों से लेके बुजुर्गों तक सब तक पहुंचाया जाए कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तभी बात बनेगी। जी अविनाश जी, निश्चित रूप से हम दिवस की जो उससे दूर हट के एक सतत चलने वाली आज भारत के दिवस है, आज बना के कल मिल जाए जी से होते हुए खाद्य वाली या से होने को मजबूर कर जाए। खाद्य के खाद्यान्न के उदाहरण है, उनके वितरण है, उस पर होने वाले नुकसान मुझे लगता है कि एक सिर्फ औपचारिकता मात्र हो जाएगी। अब बहुत तो पुराना नहीं है, 4 साल से हम सुन रहे हैं कि खाद्य सुरक्षा दिवस भी मनाना चाहिए, लेकिन जो पुराने साल से देखा है अपने यहाँ खाद्य सुरक्षा ज़्यादा जागरूकता कम से कम भारत देश में न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी देखी जाती है, और हम काफ़ी सजग भी हैं, लेकिन और बहुत ज़्यादा सजगता की जरूरत है। अभी रमेश जी बता रहे थे, निश्चित रूप से हमें जो है उन मापदंडों पर काम करना चाहिए, उन मापदंडों का पालन करना चाहिए जिससे हमको बेहद संतुलित और सुरक्षित भोजन प्राप्त हो सके। अविनाश जी,
कि आज हम देखते हैं कि जो हम खाद्य सामग्री उत्पादन करते, चाहे अनाज हो, चाहे सब्जी हो, चाहे फल हो, चाहे और दूसरे खाद्यान्न सामग्री हो, तो हम उत्पादन करते हैं या हमारा किसान भाई उत्पादन करता है, उसका लगभग 11 से 12% लॉस हो जाता है। आपने देखा होगा, रमेश ने भी जानते हैं इस बात को, कि जो गेहूं उत्पादन किसान करता है, उस गेहूं का सिर्फ भंडारण उचित न होने के कारण, वितरण उचित न होने के कारण कि जो है वो उसमें से 11% हिस्सा हर साल खराब हो जाती है। इतना हिस्सा बेकार हो जाती है खाद्यान्न सामग्री की सिर्फ भारत में, कि हम इथोपिया जैसे कम से कम 10 गरीब देशों को आसानी से उस खाद्यान्न सामग्री को खिला सकते हैं, उनके भोजन या संतुलित भोजन के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा, जो लॉस हो रहा है उसको जितनी कमी कर सके हम, उतना ज्यादा फायदेमंद होगा। दूसरी बात यही है कि हम जो खाते हैं, हम जो ग्रहण करते हैं, हमारा समाज जो भोजन लेता है, उसमें क्या लेना चाहिए, हमें क्या लेना नहीं चाहिए, और कितना उसमें दूषित जो है उसको त्यागना चाहिए, और कितना ज्यादा कैलोरी वाले खाद्य सामग्री को हमें लेना चाहिए, इस पर भी पर्याप्त जागरूकता की जरूरत है। और तीसरी बात यही है कि उससे जो रोग पैदा होते हैं, उससे खाद्य जनित जो रोग है, उनको रोकने के लिए बहुत व्यापक स्तर पर मौतों का आंकड़ा ऐसा बताते हैं कि 10 लाख लोग प्रति वर्ष, भारत में एक अनुमान है कि भारत में प्रति वर्ष 10 लाख लोग सिर्फ दूषित खाद्य पदार्थ के कारण ही मौत के मुंह में चले जाते हैं। इस तरह के मौतों को रोकना भी हमारा कर्तव्य है, और विश्व खाद्य दिवस जो है वो खाद्य सुरक्षा दिवस इस दिशा में हमें जागरूक करेगी, ऐसी कामना की जा सकती है, और समाज इससे बच के रहेगी इस तरह की बातों से, ऐसा मुझे अंदाज लगता है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आपके पास लौटूंगा चंद्राकर जी। रमेश सर, आपसे एक बात पूछना चाहता था मैं कि आप इतने जो आज कहना चाहिए 2 दशक पहले तक स्थिति ऐसी नहीं थी, लेकिन आजकल जो विज्ञापनों के जरिए या बड़ी बड़ी कंपनियां, जो मल्टीनेशनल कंपनियां जो हमारे देश में आ गई हैं, वो जिस तरह की चीज़ें बना रही हैं, प्रोड्यूस कर रही हैं, रिफाइंड ऑयल की बात की जाती है, बहुत सारी चीज़ें कि अब कई तरह के चावलों को जो है वो कि मल्टीग्रेन फूड खाया जाए, या ब्राउन राइस जो है वो उसको बहुत अच्छा बताते हैं कि वो खाना चाहिए। इतने डॉक्टर जो बताते थे पहले कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो तब बताते थे जब हम कभी बीमार हो जाते थे, तब चिकित्सकों के पास हम जाते थे तो वो कहते थे कि ये खाना चाहिए तुम्हें, ये नहीं खाना चाहिए। लेकिन आज यही चीज़ जो है बड़ी बड़े जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो आपको बताती हैं कि आपके लिए कौन सा खाने का तेल ज़्यादा बेहतर है, कौन सा तेल आपके लिए, आपके दिल के लिए बहुत अच्छा है, किसमें कोलेस्ट्रॉल है कि नहीं है, ये लोग बताते हैं और लोग उनका अंधानुसरण करते भी हैं। और कई बार ऐसे मामले देखने में भी आए हैं कि बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करने से भी हमारे शरीर पर उसका दुष्प्रभाव हुआ है। क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। जितने भी ये जो फास्ट फूड या आधुनिक फूड आ रहा है, जिसको पाम ऑयल भी कह सकते हैं, और कितने तरह के वो ऑयल हैं, उन ऑयलों के आधार पर जो तेल बन रहा है वो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। आधुनिक रसायनों से जो फसल का उत्पादन है वो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। एक बहुत मोटी बात अविनाश जी ये है कि जीवन हमको प्रकृति ने दिया है। मेरा जीवन हो कि चींटी से लेकर हाथी तक जितने भी प्राणी हैं, सबका जीवन प्रकृति ने दिया है। और अगर प्रकृति ने जीवन दिया है तो इनका जीवन प्रकृति के से तालमेल बिठा करके उसके अनुरूप ही संचालित होगा। अगर आप अपनी जीवन शैली में प्रकृति के बाहर की कुछ चीजें शामिल करेंगे तो मान करके चलिए कि आपको पहली नज़र में देखने में अच्छी लग सकती है, वो पहली नज़र में आपको उसका अच्छा दिख सकता है, लेकिन वो आपको नुकसान पहुंचाने वाला है। ये ठीक उसी प्रकार से जो लोग नशा अगर करते हैं तो नशे का 1 घूंट या 2 घूंट उनको लगता है कि हमको बड़ी एनर्जी आ रही है, लेकिन आगे चलकर क्या होता है, पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। ठीक उसी प्रकार आप अगर देखेंगे तो जो शुद्ध तेल आता था, मान लीजिए घानी का एक तेल गांव में निकलता था, खासतौर से हमारी दादी और नानी के जो नुस्खे हुआ करते थे, जो घानी का तेल निकलता था, जो खेत की सब्जी होती थी, जो हमारे बाड़े की सब्जी होती थी, जो कहीं ना कहीं केमिकल और कीटनाशक दोनों से दूर होती थी, उसका जो स्वाद और उसकी जो पौष्टिकता थी वो बिल्कुल अलग थी। और ये जो स्वाद है ये स्वाद तो बढ़ा रही है। इसीलिए आपने बहुराष्ट्रीय कंपनियों का नाम लिया। सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रचार में आपको सम्मोहित कर रही हैं
आपको सोचने का मौका नहीं दे रही, आपको सम्मोहित करके आकर्षित कर रही हैं। वो धीरे 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 डाल करके आपको ट्रैक से बाहर खींचा जा रहा है। ये ठीक उसी प्रकार है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ सिनेमाओं का। पहले जब सिनेमा बनना शुरू हुआ तो सबसे पहली फिल्म हिंदुस्तान में बनी हरिश्चंद्र तारामती, फिर कहीं ना कहीं रामायण पर बन गई, फिर इस पर बन गई, फिर उस पर बन गई, और आगे चल करके फिर अब ऐसी फिल्में बन रही हैं आप जिनको परिवार के साथ देख नहीं सकते, या हमने अब आदत इतने बेशर्म हो गए हैं कि उनको परिवार के साथ भी देख रहे हैं। ठीक उसी प्रकार उन्होंने धीरे से भोजन की जो हमारा पारंपरिक तरीका था, शुद्धता का तरीका था, उससे उन्होंने हमको खींचा, और उससे खींच करके मल्टी जो ब्रांड जो है अब उन्होंने प्रचार सामग्री का नहीं करते, प्रचार अब वो ब्रांड का करते हैं कि इस ब्रांड का आप तेल खरीदिए, इस ब्रांड का आप फल खरीदिए, इस ब्रांड का आप घी खरीदिए, इस ब्रांड का आप दूध खरीदिए। तो कुल मिलाकर के दूध भी, तेल, ये खाद्य सामग्री सारी की सारी, अब आटे का भी ब्रांड आ गया कि इस ब्रांड का आप आटा खरीदिए। तो कुल मिलाकर के जो हमारा देसीपन था, जो घर की चक्की का पिसा आटा होता था या गांव की चक्की का पिसा आटा होता था, उसका जो स्वास्थ्य, इसलिए तो वो 100-100 साल तक जीते थे, उनको किसी डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब तो बच्चा डिलीवरी में है तो डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, बिना ऑपरेशन के, बिना डॉक्टर की मदद के बच्चा पैदा नहीं होता। पहले गाँव में वो एक दाई होती थी, वो बच्चे पैदा कर देती थी, 100 साल तक रहते थे। तो चूंकि हम प्रकृति से दूर हो रहे हैं, तो ये आज हमको खाद्य दिवस पर इस बात का ध्यान करना है कि हमको न केवल भोजन सामग्री प्रकृति के अनुरूप और प्रकृति से उत्पन्न भोजन सामग्री देना है, बल्कि हमको हमारे जीवन को भी प्रकृति के अनुकूल जीना है। जी चंद्राकर जी, एक सवाल आपसे। पूरी दुनिया जो है इस वक्त जो है वो कहती है कि ऑर्गेनिक की तरफ भाग रही है, कि ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक सब्जियां, ऑर्गेनिक अनाज पूरी दुनिया में, और इस तरह के प्रयोग हो रहे हैं कि अब वो पेस्टिसाइड्स का या कीटनाशक का या तमाम जो है यूरिया का, इस तरह की खाद का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उपज पैदा करने के लिए। लेकिन हमारे देश में बिल्कुल विपरीत हो रहा है। जो देश ने पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को ये बताया कि ऑर्गेनिक चीज़ क्या होती है, ऑर्गेनिक किस तरीके से हम किस तरह से अनाज को उगा सकते हैं, उस देश में अब सबसे ज़्यादा इस्तेमाल यूरिया का और कीटनाशकों का और इन तमाम चीज़ों का होता है। हम और आप ही कई बार खबरों में अपने चैनलों पर भी बताते हैं कि यूरिया की कमी हो गई, खाद की कमी हो गई। तो ये गोबर से बनी हुई खाद की कमी नहीं होती है, ये वो खाद की कमी होती है जो रासायनिक खाद होती है, उसकी कमी होती है, और उसके लिए किसानों की लाइन लगती है। और हम भी अपने समाचारों में बताते हैं कि किसान जो है खाद के लिए परेशान है। हम दुनिया जो है हमारा अनुसरण करके, हमसे सीख के कहाँ से कहाँ जा रही है, और हम जो है पाश्चात्य संस्कृति से इतने प्रभावित हैं कि जो चीजों को नकारा जा रहा है हम उसे आज अपना रहे हैं। क्या कहेंगे? निश्चित रूप से अविनाश जी, प्राकृतिक खेती जो है वो भारत की देन है। सबसे पहले हमारे पूर्वजों ने जी मुझे खुद को याद है, मतलब बहुत पुरानी चीज नहीं है, मुझे खुद को याद है आज से 35 साल पहले, जब हम बचपन में थे, 35 साल 40 साल पहले, तो उस समय जो है जो हमारे पूर्वज है, मैं खुद एक बड़े किसान का बेटा रहा हूँ, मेरे आसपास भी बहुत सारे किसान हैं, मैं उनकी गतिविधियों को जानता हूँ। रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड दोनों का उपयोग बहुत कम किया जाता था, बल्कि बड़े बड़े खलिहान में बड़े बड़े घूरे होते थे जहाँ गोबर खाद तैयार की जाती थी, इसी गोबर खाद को खेतों में डाला जाता था, पूरी तरह से प्राकृतिक ऑर्गेनिक खेती की जाती थी। तो मुझे लगता है कि उस समय जो हमें उससे खाद्यान्न प्राप्त होता है कि तेल खाने से जो तेल मिलता था, जो उसमें जो पौष्टिक तत्व थे, वो आज रिफाइंड करके उसे, या तरह तरह के पाम ऑयल और तरह तरह के ऑयल बाजार में ला करके उनकी प्राकृतिक क्षमता को कम करके हमारे शरीर को नुकसान, स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले उत्पादन हो रहा है। और निश्चित रूप से आपने सही कहा, जो हमारी ऑर्गेनिक खेती थी, हमारी प्राकृतिक खेती थी, उसको आज दुनिया अपना रही है, और हम दुनिया से जो यूरिया और पोटास और फलाने युक्त जो खाद्यान्न सामग्री है उसको अपना रहे हैं, क्योंकि उत्पादन को बढ़ाने का अंधाधुंध तरीके से प्रयास किया जा रहा है, कंपटीशन हो रहा है। तो ऐसे कंपटीशन से में आगे बढ़ने के लिए हमारे किसान या हमारे लोग या हम सब मिलके हम अंधाधुंध तरीके से अपने स्वास्थ्य को खराब करने वाली चीजों की और आगे बढ़ रहे हैं। एक और बात बताना चाहता हूँ अविनाश जी कि देश में, पूरे विश्व में जो रोग होते हैं, जो स्वास्थ्य की खराबी होती है, 80% स्वास्थ्य की खराबी
पेट से होकर निकलती है जी। अर्थात यदि हम खान पान को संतुलित करें, हमको निर्धारित कैलोरी कितना चाहिए, कितना हमको प्रोटीन चाहिए, कितना हमको नाइट्रोजन चाहिए, कितना हमको क्या खाद्यान्न सामग्री में किस मात्रा में किस चीज की जरूरत है, उसको मेंटेन करते हुए खाते रहें। कितने मात्रा में खाना है, कितना खाना है, ये सब एक एनालिसिस करके एक संतुलित चार्ट तैयार करके काम किया जाए तो मुझे लगता है कि आज भी हम पेट जनित रोगों से बच सकते हैं और हमारी खाद्य सुरक्षा की जो अवधारणा है विश्व जी जी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का, तो हम मुझे लगता है कि ऐसे में हम सफल हो सकते हैं जी। और होना भी चाहिए हमें। बिल्कुल। रमेश जी, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि एक दौर था, खासतौर से आप लोगों के अनुभव इसमें ज़्यादा बेहतर होंगे कि जब व्यक्ति कुछ भी खा लेता था, मीठा जी भर के खा लिया या देसी घी भी खूब जो है इस्तेमाल होता था, तमाम चीज़ें खाती थी और बहुत कुछ होता नहीं था और तमाम उम्र तक वो लोग खाते रहते थे, उम्र के आखिरी पड़ाव तक जो अच्छा भोजन करते थे लोग। लेकिन अब जैसा अभी चंद्राकर जी बता रहे थे कि कितनी मात्रा में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इससे हम मेंटेन तो कर सकते हैं अपने शरीर को, और सही बात भी है कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इसका ज्ञान भी हमें होना ज़रूरी है। लेकिन खान पान की शैली इस कदर हमारे देश में बदल चुकी है कि हमें इस यानी इतना सोचना पड़ेगा कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। एक ज़माना था कि हम कुछ भी खा लेते थे, हजम हो जाता था और किसी किस्म के कोई हमें रोग नहीं होते थे, लेकिन आजकल थोड़ी बहुत नहीं कई किस्म की गंभीर बीमारियों का शिकार इस वजह से हम हो जाते हैं कि हम कुछ या अत्यधिक भोजन कर रहे हैं या जो भोजन हमें बताया जा रहा है कि हमारी सेहत के लिए अच्छा है वही भोजन हमारे लिए विषाक्त हो रहा है। क्या कहेंगे? पवन जी ने बिल्कुल सही कहा जी। ये हमें खुद भी विचार करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को मान करके चलिए कि प्रत्येक व्यक्ति का केवल चेहरा, उसका डीएनए या उसकी आवाज़ यही अलग नहीं है, उसका अपना जो पूरा केमिकल और बायोलॉजिकल सिस्टम है वो भी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अलग है। तो कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं का ये आकलन करना चाहिए कि उसको क्या चीज़ सूट कर रही है और जो चीज़ उसको सूट कर रही है वही चीज़ उसको खाने में उसको ध्यान रखना चाहिए। खास तौर से और ये जो प्रचारवाद है, जो दिखावट की और सजावट की जो दुनिया है, कई बार हम किसी को दिखाने के लिए कि साहब हम गए थे आज फला होटल में खाना खाने के लिए, तो ये जो दिखावट और सजावट की दुनिया है इससे मुक्त होकर के हमको स्वयं पर विचार करना, अपनी सेहत पर विचार करना, अपने पैसे पर विचार करना। कुछ भी खा लेने से जो बीमारी होगी अंततः तो फिर आपको डॉक्टर के ही पास जाना। तो इन सब चीज़ों पर विचार करके, ठीक चंद्राकर जी ने कहा, हमें स्वयं का अपना ध्यान रखना कि हमें क्या खाना और क्या हमको सूट कर रहा है, इस पर विचार करना पड़ेगा। और ख़ासतौर से रमेश सर, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि खासतौर से बच्चों को, यानी जो बढ़ती उम्र के बच्चे हैं या 0 से 5 साल तक की उम्र के बच्चे हैं या 10 साल तक की उम्र के बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को हम क्या दे रहे हैं, उनके लिए जो बाज़ार में खाने की चीज़ें उपलब्ध हैं उनकी गुणवत्ता को भी देखा जाना चाहिए और सरकार को भी इस दिशा में बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए कि हम देश में जिन मल्टीनेशनल कंपनियों को बाज़ार के लिए या बाज़ार मुहैया करा रहे हैं वो क्या बेच रही हैं, क्या वो परोस रही हैं, ये सब चीज़ें भी देखना चाहिए और बहुत मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। अभी कुछ साल पहले ही चंद्राकर जी आपने भी और रमेश सर आपने भी देखा होगा कि एक बड़ी प्रख्यात नूडल कंपनी पर जो है बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगा दिया गया था, तो वो कंपनी को उतना नुकसान नहीं हुआ लेकिन लोगों को वो बहुत महीनों तक यदि वो नूडल खाने नहीं मिले तो लोग विचलित हो गए थे। तो ये तो स्थिति है। मैं आप दोनों से ही थोड़ी सी राय लेना चाहूँगा कि अब खिलावन जी पहले आप बोल लीजिए, फिर रमेश सर से इस विषय में बात करूँगा। जी खिलावन जी। क्या नहीं देना चाहिए, बच्चों के शरीर पर किस चीज का कितना प्रभाव पड़ रहा है, ये सब मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी माता पिता की है, उनके पालक की है। बच्चे तो नहीं जानते कि मैं फलाना चीज खाऊंगा, छोटे बच्चे तो मुझे इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, इसलिए उसकी मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी माता पिता की है। और हमें निश्चित रूप से ऐसे चीजों से, जैसे आपने एक नूडल्स का उदाहरण दिया, हमें निश्चित रूप से ऐसे खाद्य सामग्रियों से बचते रहना चाहिए और बच के ही रहना चाहिए ताकि हमारे बच्चों को पड़ने वाले दुष्प्रभाव से उससे बचा जा सके। एक छोटा सा 1 मिनट आधा मिनट में अपनी बात कहूँगा जी। दूध जो है, मिल्क, बच्चों को दूध जो दिया जाता है, आप
देखेंगे कि जो अमूल का दूध है वो बच्चों को दिया जाए, गाय का शुद्ध दूध बच्चों को दिया जाए, या जो है आज बाजार में मिल रहे जैसे सांची का दूध दिया जाए। तो कोई भी किसी भी चिकित्सक से आप पूछिए तो गाय का शुद्ध दूध पिलाना बच्चों के सेहत के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक होता है और सबसे ज्यादा पौष्टिक होता है। उससे बेहतर यदि हम कहें तो डॉक्टरों का सलाह है जो पूरा विश्व मानती है, वो मदर मिल्क है। तो मुझे लगता है कि बच्चों के खान पान और बच्चों की खान पान की आदत को सुधारने की जिम्मेदारी माता पिता की होती है और बिल्कुल सही कहा आपने, निर्वहन करना चाहिए ताकि दूसरी खाद्य सामग्री से बचा जा सके। जी रमेश सर, क्या कहेंगे? जो मेरा सवाल था कि कुछ चीजें यदि बंद कर दी जाए तो लोग ही उस बात का विरोध कर देते हैं कि ये बंद क्यों कर दी गई चीज या इस पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया गया। वो जो उदाहरण मैंने आपको दिया, तो ये सारी चीजें भी हैं। तो कुल जमा माता पिता को भी सोचना होगा कि हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं और वो खुद भी क्या ग्रहण कर रहे हैं, और समाज में जागरूकता लाने के लिए भी ये प्रयास होना चाहिए। दूसरा, सरकार को भी इस दिशा में अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करना चाहिए। अंतिम जवाब चाहूंगा जी। ये बात खिलावन जी ने बिल्कुल सही कहा कि माँ को अच्छी तरीके से पता होता है, और अब आधुनिक शोध ने भी ये साबित कर दिया कि बाहर के दूध के बजाय माँ का दूध ही सबसे पहले बच्चों को पीना चाहिए। और माँ को बहुत छोटी, ये उसमें सिक्स सेंस होता है, बच्चे में जरा सी भी हलचल हुई माँ को तुरंत लगता है कि इस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। ये प्रकृति का बड़ा रहस्य है। तो माँ को बच्चे पर बहुत ध्यान दे करके उसकी जरूरत का और उसके आधार पर ही उसके भोजन को तैयार करना चाहिए। अनावश्यक जो बच्चा जिद कर रहा है, उस जिद को ध्यान में ना दे करके जो माँ को लगता है कि बच्चे के हित में ये है, उसी भोजन दिया जाना चाहिए। तभी वो स्वस्थ बालक कल के स्वस्थ नागरिक बनेगा। और बचपन से यदि ये नींव पड़ जाए कि उसको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस तरह का माता पिता भोजन बच्चों को मुहैया करा रहे हैं या दे रहे हैं, उससे भी जो है बहुत सारी चीज़ों पर फर्क पड़ेगा, उनकी ग्रोथ पर फर्क पड़ेगा। और जो समझदार हैं, जो यंग हैं, उन्हें भी ध्यान रखना होगा कि वो क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं। इतना ज़्यादा जो है पढ़ाई लिखाई का माहौल है आजकल, सब लोग शिक्षित हैं, तो शिक्षित होने का फ़ायदा भी होना चाहिए कि वो उन चीज़ों को समझें कि क्या उनके लिए ठीक है, क्या ठीक नहीं है। और सरकार भी इन चीज़ों के लिए विशेष ध्यान दे कि वो बाज़ारवाद को यदि बढ़ावा दिया जा रहा है, जिस तरह से बाजार में क्या कुछ परोसा जा रहा है, तो उस पर भी जो है वो कड़ी निगाह रखे, निगरानी रखे, ताकि जो कुछ भी खाद्य वस्तुएं हमारे बाजार में मिल रही हैं वो सही हों और पौष्टिक हों, ताकि लोगों की सेहत से खिलवाड़ ना हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी, आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। खिलावन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है आज, तो सुरक्षित भोजन और स्वास्थ्य ये था हमारी चर्चा का विषय। तो कुल मिलाकर बात यही है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, इस पर हमें ही सोचना होगा, और तभी जाके हम सेहतमंद होंगे, हमारा देश सेहतमंद होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।